हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं एफएसएस एक्ट से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो फूड सेफ्टी ऑफिसर के एग्जाम हुए हैं वेरियस स्टेट्स में और सेंट्रल में प्रीवियस ईयर्स में, वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में। उन क्वेश्चंस के साथ साथ उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी चाहिए अगर आप एफएसओ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी मैंने इस वीडियो में इंक्लूड की है। तो आपको ये वीडियो काफी हेल्प करेगी। अगर आपने इस एक्ट को पहले से पढ़ रखा है तो इस वीडियो से आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आपने ये एक्ट पहले से नहीं पढ़ रखा है तो आप ये वीडियो देखने के बाद उस एक्ट को पढ़िए, आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन कौन से सेक्शंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है एफएसएस एक्ट का, फूड एक्ट का, इसमें से हर एक एग्जाम में, चाहे किसी भी स्टेट का एफएसओ एग्जाम हुआ हो या फिर सेंट्रल का, उसमें 3 या 4 क्वेश्चंस तो जरूर पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर हेल्पफुल लगेगी। लेट्स स्टार्ट। So the first question is Food Safety and Standards Act 2006 passed by Indian Parliament and notified on which date? So the right answer here is 2nd of August 2006. इससे रिलेटेड और भी जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो भी देख लेते हैं। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 से पहले इंडिया में 8 डिफरेंट लेजिस्लेशंस थे डिफरेंट फूड कमोडिटीज के लिए। तो क्योंकि 8 डिफरेंट एक्ट्स थे तो काफी कंफ्यूजन क्रिएट होता था अमंग कंज्यूमर्स एंड अमंग फूड बिजनेस ऑपरेटर्स ऑल्सो। तो इस वजह से दिसंबर 2003 में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिकमेंड किया कि इंडिया में एक फूड लॉ बनाया जाना चाहिए जिसमें कि सभी फूड आइटम्स कवर हो, उसमें कंज्यूमर्स कंप्लेन भी कर सके और सभी तरीके के बिजनेस ओनर्स से रिलेटेड जो भी लाइसेंसिंग वगैरह हो वो एक ही जगह पे। तो इसी जेपीसी रिपोर्ट के सजेशन के अनुसार अगस्त 25 को 2005 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स बिल इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा के अंदर। और जैसा कि हमको पता है कि कोई भी बिल जब आता है तो उसको हमें दोनों हाउसेज में पास करवाना पड़ता है, फ्रॉम राज्यसभा ऑल्सो एंड फ्रॉम लोकसभा ऑल्सो। दोनों पार्लियामेंट्री हाउस में जब बिल पास हो जाता है तो उसके बाद प्रेसिडेंट की कंसेंट से वो एक्ट बन जाता है। तो इसी तरीके से इस बिल को दोनों हाउसेज में पास करवा दिया गया और अगस्त 2006 को ये एक्ट बन गया। इसके बाद इसी एक्ट के अंदर मेंशन किया गया कि एक ऐसी बॉडी स्टेब्लिश की जानी चाहिए जो इस एक्ट को इम्प्लीमेंट कर सके, जिसका नाम होगा FSSAI, विच मीन्स फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो सितंबर 5, 2008 को FSSAI को एस्टेब्लिश किया गया और अगस्त 5, 2011 को FSSAI फुली फंक्शनल हुई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको याद रखनी है, जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। Food Safety and Standards Act 2006 operationalized on. It should be FSSAI. FSSAI operationalized on which date? So the right answer here is 5th August 2011. अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि FSSAI को एस्टेब्लिश किया गया 2008 में और ये फुली फंक्शनल हुआ अगस्त 5, 2011 को। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। लेट्स सी थर्ड क्वेश्चन। तो तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर एंड इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर। तो सबसे फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा था कि FSSAI को एस्टैब्लिश किया गया था 2008 में, लेकिन वो जो फुली फंक्शनल हुई और इम्प्लीमेंट हुआ उसके जो रूल्स रेगुलेशन थे वो 2011 में हुए थे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो डेट्स हैं इनके ऊपर कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान FSO में जो कि 2019 में हुआ। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं रिलेटेड टू रोल ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर। तो इसमें पूछा गया है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पेक्शन ऑफ फूड बिजनेसेस, ड्राइंग एंड सेंडिंग सैंपल्स फॉर फूड एनालिसिस अंडर FSS एक्ट 2006। इसमें पूछा गया है कि इंस्पेक्शन और सैंपल वगैरह कलेक्ट करना ये सब काम कौन करता है। तो इसका आंसर है FSO, फूड सेफ्टी ऑफिसर। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, केरला FSO में भी और FSSAI का जो TO एग्जाम हुआ था उसमें भी। फूड सेफ्टी ऑफिसर के पास और क्या क्या पावर्स होती हैं वो सब हम एक बार देख लेते हैं। अगर आप FSO बनते हैं तो आपका कुछ रेगुलर काम होते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सैम्पलिंग और सेकंड है इंस्पेक्शन। तो ये दोनों काम आपको रेगुलरली मंथली करने पड़ते हैं। आपको टारगेट दिया जाता है, उस टारगेट के हिसाब से आपको वो फुलफिल करना पड़ता है। तो नंबर 1 इज सैम्पलिंग, नंबर 2 इज
सर्च एंड सीजर मतलब कि आपको जो वेरियस फूड बिजनेस ऑपरेटर्स का जो प्रेमाइस है वहां पे जाके आपको इंस्पेक्शन तो करना ही है रेगुलरली, और अगर आप वहां पे कोई अनसेफ फूड देखते हैं या फिर अनसेफ प्रैक्टिस देखते हैं तो आपको सीजर का भी पावर मिला हुआ है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफ फूड सेफ्टी कंप्लेंट्स, अगर कंज्यूमर कोई कंप्लेन करता है, अगर बिजनेस ओनर्स भी अपनी कोई कंप्लेन लेके आते हैं तो आपको उसका इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। उसके बाद इशूइंग कंप्लायंस डायरेक्शंस, मतलब कि जो फूड बिजनेस ओनर्स हैं उनको आपको जो न्यू न्यू रेगुलेशंस आते हैं, रूल्स आते हैं एफएसएसआई के अंडर, जो नए नए कंप्लायंस के लिए एडवाइजरीज आती हैं, वो उनसे हमें इम्प्लीमेंट करवाना होता है। नेक्स्ट है प्रोसिक्यूशन, विच मीन्स कि अगर कोई भी बिजनेस ओनर्स एफएसओ के डायरेक्शंस को नहीं मानता है तो एफएसओ के पास पावर है कि वो उनके ऊपर लीगल एक्शंस ले सकता है। एंड द लास्ट इज स्टॉपिंग व्हीकल्स, इसका मतलब ये है कि फूड के जो ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल्स यूज होते हैं, जैसे कि अगर आपको मिल्क ट्रांसपोर्ट करना है तो पूरा चिल्ड एनवायरनमेंट में, आपको रेफ्रिजरेशन वाले एनवायरनमेंट में व्हीकल में वो फूड को आपको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप व्हीकल भी चेक कर सकते हैं कि वहां पे जो प्रॉपर गाइडलाइंस है उनके अनुसार उनको फॉलो करके फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हो रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से आपने पावर्स देख ली फूड सेफ्टी ऑफिसर की। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, जो कि झारखंड एफएसओ में पूछा गया था। एज पर सेक्शन 46 ऑफ एफएसएस एक्ट 2006, द फूड एनालिस्ट shall send the analysis report of the food sample within। इसका मतलब ये है कि जो एफएसओ है वो सैंपल्स कलेक्ट करके एफबीओ से वो फूड एनालिस्ट को भेजते हैं एनालिसिस करने के लिए। तो फूड एनालिस्ट जो है वो कितने दिन में उसको रिपोर्ट भेजनी पड़ती है। अगर आपको फूड एनालिस्ट के बारे में फंक्शंस उसके क्या क्या होते हैं वो पढ़ना है तो ये आपके दिए गए हैं, सेक्शन 45 में दिया गया है उसके फूड एनालिस्ट के बारे में, उसके रिक्रूटमेंट के बारे में, उसके कि उसको रिक्रूटमेंट किया जाएगा ये एक्ट में लिखा हुआ है। और सेक्शन 46 में लिखा गया है कि उनको क्या क्या काम करना पड़ेगा, उसके क्या क्या फंक्शंस रहेंगे फूड एनालिस्ट के। तो ये आपको सेक्शन 45 और सेक्शन 46 में पढ़ने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है फूड सैंपल जो कलेक्शन है उसके प्रोसीजर को लेके। तो इसमें पूछा गया है, अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस फूड सेफ्टी ऑफिसर शुड कलेक्ट हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सैंपल फॉर एनालिसिस। मतलब कि फूड सेफ्टी ऑफिसर जब सैंपल कलेक्ट करते हैं तो उनको उस सैंपल के कितने पार्ट्स कलेक्ट करने पड़ते हैं। सो द राइट आंसर हियर इज 4। एफएसओ जब भी कोई सैंपल लेता है तो उनको वो सैंपल 4 पार्ट्स में लेना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। हाउ मेनी एक्ट्स आर रिपील्ड बाय एफएसएस एक्ट 2006। मतलब कि जब एफएसएस एक्ट 2006 आया तो उससे पहले टोटल कितने एक्ट थे फूड कमोडिटीज के लिए जो कि एफएसएस एक्ट आने के बाद नहीं रहे, उनको रिपील कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है झारखंड एफएसओ एग्जाम में, इसका सही आंसर है 8। तो एफएसएस एक्ट आने से पहले टोटल 8 डिफरेंट एक्ट थे डिफरेंट फूड कमोडिटीज के लिए। एक बार देख लेते हैं हम। तो पीएफए था, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, जो कि 1954 में आया था, ऑब्वियसली टू प्रिवेंट फूड अडल्ट्रेशन। उसके बाद फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर था जो कि 1955 में आया था, जो वेरियस फूड प्रोडक्ट्स को रेगुलेट करता था। उसके बाद मीट प्रोडक्ट के लिए अलग से लॉ था, मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, जो कि 1973 में आया था। उसके बाद वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स ऑर्डर था जो कि 1947 में आया था। एडिबल ऑयल पैकेजिंग ऑर्डर था जो कि 1998 में आया था। उसके बाद सोलवेंट एक्सट्रैक्टेड ऑयल का एक ऑर्डर था जो कि 1967 में आया था। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट का अलग से ऑर्डर था जो कि 1992 में आया था, जो कि मिल्क प्रोडक्ट जो थे उनको रेगुलेट करता था। और लास्ट एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जो कि ऊपर वाले जो लॉज हैं उनमें अगर कोई कवर नहीं हो रहा है तो वो इस लॉ में कवर होता था जो कि 1955 में आया था। जाते हैं कि ये वाला, तो इनसे भी सवाल पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एडिबल ऑयल पैकेजिंग जो लॉ था वो कब आया था, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन मेंबर इन द कॉम्पोजिशन ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मतलब कि जो एफएसएसआई है उसके जो मेंबर्स हैं उसमें जो विमेन का पार्टिसिपेशन है वो कितना होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ए, एटलीस्ट 1/3। तो एक बार देख लेते हैं। फूड अथॉरिटीज कंप्राइजेस ऑफ 22 मेंबर्स ऑफ विच एटलीस्ट 1/3 आर वुमेन। क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। द मैक्सिमम पेनल्टी टू बी इम्पोज्ड ऑन ए पर्सन who sells any food which is not in compliance with the provisions or regulations of Food Safety Act। तो इसका राइट आंसर है 10 लाख रुपीज।
मतलब कि अगर आप कोई भी फूड आइटम बेच रहे हैं लेकिन आप रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपके ऊपर मैक्सिमम कितना फाइन हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये झारखंड एफएसओ में पूछा गया है क्वेश्चन। तो सेक्शन 50 से लेके 67 तक जो सेक्शंस हैं एफएसएस एक्ट में, वो ये जो पनिशमेंट और पेनल्टीज है इनके बारे में बात करता है। तो यहाँ पे आपको सारे सेक्शन एक बार देख लेने हैं। जैसे सेक्शन 50 में लिखा है कि सेलिंग फूड नॉट ऑफ नेचर और क्वालिटी डिमांडेड। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 5 लाख तक का फाइन देना पड़ सकता है इन जनरल, और अगर आप छोटे बिजनेस वाले हैं तो आपको 25,000 तक का फाइन हो सकता है। इस तरीके से सब स्टैंडर्ड फूड के लिए अप टू 5 लाख, मिस ब्रांडेड फूड के लिए अप टू 3 लाख, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के लिए अप टू 10 लाख, फूड कंटेनिंग एक्सट्रेनियस मैटर के लिए अप टू 1 लाख, फेलियर टू कंप्लाई विद एफएसओ's डायरेक्शन अप टू 2 लाख। तो मैक्सिमम जो फाइन है वो 10 लाख का ही है, वो एक मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट में आपको हो सकता है। और एक और सेक्शन आएगा कि अगर आप अनसेफ फूड किसी को देते हैं जिससे किसी की डेथ भी हो सकती है या फिर हुई है तो आपको 10 लाख का फाइन होगा। सेक्शन 56 में है कि अनहाइजीनिक या फिर अनसैनिटरी प्रैक्टिसेस आप कर रहे हैं अपने बिजनेस में तो आपको 1 लाख का फाइन हो सकता है। अगर आप अडल्ट्रेशन कर रहे हैं तो 2 लाख का हो सकता है। जनरल कॉन्ट्रावेंशन के लिए, जिसके लिए इन एक्ट्स में पेनल्टी स्पेसिफाई नहीं है, ऐसा कुछ आप करते हैं तो आपको 2 लाख का फाइन हो सकता है। अनसेफ फूड जिसकी मैं बात कर रही थी, अगर ये होता है और किसी की डेथ हो जाती है तो आपको 10 लाख का फाइन हो सकता है विद imprisonment of 6 months to 6 years। तो ये मैक्सिमम पनिशमेंट मेंशन है इन एफएसएस एक्ट। उसके बाद सेक्शन 60 में है कि इंटरफेयरिंग विद सीज्ड आइटम्स में आपको अप टू 2 लाख फाइन हो सकता है। अगर आप फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो भी आपको अप टू 2 लाख फाइन हो सकता है, और इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 मंथ ये भी हो सकता है। तो ये आपके जो 2 दिए हुए हैं इनमें से आप जैसे भी एडजुडिकेशन ऑफिसर्स को लगता है एज पर योर केस तो वो आपको फाइन कर सकते हैं। तो ये है अप टू 2 लाख या फिर अप टू 1 लाख, तो उससे कम भी आपका हो सकता है। उसके बाद सेक्शन 62 में लिखा हुआ है ऑब्स्ट्रक्टिंग और इम्पर्सनेटिंग एफएसओ। अगर आप एफएसओ को उनका काम करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो आपको 1 लाख तक फाइन हो सकता है विद 3 months ऑफ इम्प्रिजनमेंट। उसके बाद सेक्शन 63 है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें है अगर आप बिजनेस कर रहे हैं विदाउट फूड लाइसेंस तो आपको 5 लाख तक का फाइन हो सकता है और 6 मंथ की जेल हो सकती है। उसके बाद सेक्शन 64 टॉक्स अबाउट सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस, विच मीन अगर आपने एक बार ऑफेंस किया फिर उसको रिपीट किया तो आपको जो फाइन होता है उसका डबल देना पड़ेगा। इस तरीके से आपके यहाँ पे और भी 3 सेक्शंस हैं, ये आपको पढ़ने हैं। क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। एज पर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट एफएसएमएस स्टैंड्स फॉर। इसका राइट आंसर है फूड सेफ्टी एंड मैनेजमेंट सिस्टम। एफएसएमएस की फुल फॉर्म पूछ रहा है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ये झारखंड एफएसओ में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 11, एज पर सेक्शन 3 ऑफ एफएसएस एक्ट 2006, if food article sold in the market contains any inferior or cheaper substance, whether wholly or partly, which is injurious to health, then such products can be called as unsafe. Right answer is unsafe. क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। एज पर सेक्शन 22 ऑफ एफएसएस एक्ट 2006, फूड्स फॉर स्पेशल डाइटरी यूजेस और फंक्शनल फूड और न्यूट्रास्यूटिकल्स और हेल्थ सप्लीमेंट्स डज नॉट इंक्लूड। मतलब कि इनमें से कौन सा जो फूड है वो सेक्शन 22 इंक्लूड नहीं करता है। तो बोटानिकल एक्सट्रैक्ट्स, विटामिन सप्लीमेंट्स, पेरेंटरल्स, ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है पेरेंटरल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू एफएसएस एक्ट 2006, licensing and registration of food business is mandatory for manufacturers, distributors, wholesalers, packers, transporters, all of the above. So the right answer is all of the above. तो ये एक बार चार्ट आप देख लीजिए। यहाँ पे जो फार्मर है और जो कंज्यूमर है, खाली ये एफएसएस एक्ट में इंक्लूड नहीं होता है, इनको एफएसएस एक्ट रेगुलेट नहीं करता है। इसके अलावा जो भी आप काम करते हैं, चाहे एक्सपोर्टर हो, चाहे प्रोसेसर, मैन्युफैक्चरर, रिपैकर, इंपोर्टर और ट्रांसपोर्टर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, फूड सर्विस अगर आप करते हैं, रेस्टोरेंट, कैफे, ढाबा, कैंटीन एंड रिटेलर, इनमें से अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो आप एफएसएस एक्ट के अंडर आएंगे। आपको जो उसके रूल्स रेगुलेशंस है वो मानने पड़ेंगे। लेकिन ये जो एक्ट है ये फार्मर्स को इंक्लूड नहीं करता, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ फूड हैंडलिंग
इन द फूड प्रेमाइसेस। तो अगर आप फूड का बिजनेस कर रहे हैं तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आप खाना प्रोवाइड कर रहे हैं कंज्यूमर्स को वो सेफ हो। तो ऑब्वियसली आंसर इज FBO, फूड बिजनेस ऑपरेटर। लास्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन फूड अथॉरिटी। तो इसका राइट आंसर है 22 मेंबर। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फूड अथॉरिटी क्या रहता है, तो वहां पे ही मैंने आपको कहा था कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये देखिए झारखंड FSO का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको काफी हेल्प मिली होगी। आपको सारे टॉपिक्स अगर आपने पहले से पढ़ रखा था तो आपका अच्छा रिवीजन हो गया होगा, और अगर नहीं भी पढ़ रखा होगा तो आपको एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, और जरूर आपके एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप MPPSC FSO की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।